मास्टर ग्रंथि का संबंध किससे है? मास्टर ग्रंथि का संबंध किससे है, इसका भी आप जवाब करके बताएं क्या सही आंसर रहने वाला है। मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, थायराइड, ये प्रश्न पूछा गया है पहले, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, या हाइपोथैलेमस। क्या सही जवाब रहने वाला है, आंसर आप कर दें। सुमेलित कीजिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कौन सा सुमेलित नहीं है इनमें से? अच्छा प्रश्न है, आसान प्रश्न है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? एड्स क्या वायरस के द्वारा होता है? एड्स की बीमारी, क्या ये दिया गया सही है? रेखा हमें हिट करके पॉइचे छोड़ गई, ये कल ही अपनी क्लास से खत्म हुई है रोग की, तो हमने आपको बताया रेखा हमें हिट करके पॉइचे छोड़ गई, तो वहां एक शब्द आया था ना, पॉइचे छोड़ गई, पॉइचे, रेखा हमें हिट करके पॉइचे, और ए से हमने क्या बनाया था? एड्स बनाया था, याद आया? रेखा हमें हिट करके पॉइचे छोड़ गई, तो ये तो बिल्कुल सही है ना, ये तो सही है, सुमेलित नहीं है। हैजा, क्या हैजा है वो जीवाणु जनित रोग है, हैजा की बीमारी? इसके लिए भी हमने एक ट्रिक आपको बताई, गोटी ने निमोकोक्सटा सीडी प्ले करने को कहा, इसके द्वारा हमने जाना कि ये सारे के सारे रोग है वो बैक्टीरियल डिजीज है, आपके जीवाणु से फैलने वाली बीमारियां हैं। गोटी ने निमोकोक्सटा सीडी प्ले करने को कहा, और यहां जो है शब्द लिखा गया है, और ये आपके हैजा होता है, हैजा, तो इसका मतलब ये भी सही है, हैजा की जो बीमारी है वो आपके जीवाणु जनित रोग है, ये भी इसका सही आंसर है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, सही नहीं है। पोलियो, क्या पोलियो जो रोग है वो कवक के माध्यम से फैलता है? कवक के लिए भी हमने एक ट्रिक का प्रयोग किया, कवक के लिए, ये तो बैक्टीरिया की है, ये जीवाणु की है ना, जीवाणु जनित। कवक के लिए कौन सी ट्रिक याद है क्या? दाद खा गए, ये हमने पढ़ा है, दाद खा गए, कवक जनित रोग है इसमें, दाद, फिर दमा, खाज, गंजापन और एथलीट फुट। तो क्या इसमें पोलियो आया है क्या? पोलियो नहीं आया, इसका मतलब पोलियो कवक के द्वारा नहीं होता, ये सुमेलित नहीं है, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। पहला जो प्रश्न था, पोलियो किस प्रकार की बीमारी है? पोलियो एक वायरस जनित रोग होता है, रेखा हमें हिट करके पॉइचे छोड़ गई, इसका मतलब पोलियो है वो आपके वायरल डिजीज होता है, ये बिल्कुल सही आंसर है, पूछा गया था, सुमेलित नहीं है। रेबीज, तो ये तो पहला ही शब्द है, रेखा हमें हिट करके, तो रे से रेबीज, कुत्ते के काटने से फैलने वाली बीमारी होती है, तो ये आपके वायरस जनित रोग होगा। क्लियर? पहले प्रश्न का जो आंसर रहेगा वो सी बिल्कुल ठीक है। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2, अंतःस्रावी तंत्र का जनक किसको कहते हैं? फादर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड कौन है, बताओ इनमें से? अंतःस्रावी ग्रंथियों का जनक किसको बोला जाता है? थॉमस एडिसन को, मेंडल, आप इसको ऑप्शन के द्वारा भी कर सकते हैं ना, मेंडल तो ये था मटर के पौधे पर प्रयोग करने वाला, हाँ यस, आनुवंशिकता का जनक है, मटर के पौधे पर इसने प्रयोग किया था, ये तो होगा ही नहीं। अभी अभी पूछा गया था आपकी इसमें टेस्ट में आया, पशु परिचर के पेपर में भी पूछा गया था ना, ये मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था? तो मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, ये पशु परिचर के पेपर में अभी पूछा गया प्रश्न है, मेंडल, तो ये इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि मेंडल को आनुवंशिकता का जनक बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स है ये, आनुवंशिकता का जनक इसको कहा जाता है, तो ये तो इसका आंसर नहीं रहेगा, एक ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गया। लेमार्क कौन था? उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया था,
हाँ 7 जोड़ी थे ना, 14। उपार्जित लक्षणों की वंशागति की थ्योरी दी थी इसने। याद रखना, क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आ सकता है। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया? तो लेमार्क ने दिया। जैसे जिराफ की गर्दन का लंबी होना, जिराफ जो होता है, जिराफ की गर्दन लंबी, पता है ना, तो ये भी इसका आंसर नहीं बनेगा, लेमार्क भी नहीं है। 2 ऑप्शन और आपके सामने, थॉमस एडिसन और डार्विन। डार्विन ने कौन सी थ्योरी दी थी? हाँ, यस यस, तो इसने प्राकृतिक वर्ण की थ्योरी दी थी, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया। सीधा सा आंसर रहेगा प्राकृतिक वर्ण। ठीक है, और प्रश्न पूछा जाए कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया, तो याद रखना है, ये तो इस प्रश्न का आंसर बैठेगा। थॉमस एडिसन को अंतःस्रावी तंत्र का जनक बोला जाता है, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। और आपको याद होना चाहिए कि बल्ब का आविष्कार भी एडिसन ने किया था। किसने? बल्ब का आविष्कार भी एडिसन ने किया था, ये भी आपको आना चाहिए। कितने सारे प्रश्न बन जाते हैं। यदि सवाल को पूछा जाए उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया, उत्परिवर्तन का सिद्धांत कौन देगा आप में से आंसर? उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, बताओ फटाफट। एक दो बच्चे आज नहीं आए क्या? दोस्तों, यदि आपको जीवन में कोई रोकने टोकने वाला नहीं है तो आपका जीवन अंधकारमय हो सकता है। क्यों? क्योंकि अक्सर बिना माली के बाग उजड़ जाते हैं। यदि बाग में माली नहीं है तो बाग तो उजड़ जाएगा, है ना। तो समय का आप सदुपयोग करें, समय पे आके बैठे। अंतःस्रावी ग्रंथियों का जनक थॉमस एडिसन हो गया। आपसे पूछा गया उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया, थ्योरी ऑफ ये, बताओ भाई। तो आपका आंसर होना चाहिए ह्यूगो डी ब्रिज। कौन? ह्यूगो डी ब्रिज। याद कर लेना भाई, ये कुछ थ्योरी है। ह्यूगो डी ब्रिज की थ्योरी है उत्परिवर्तन का। डार्विन का है प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत। उपार्जित लक्षणों की वंशागत सिद्धांत आपके लेमार्क का रहेगा। और ये हो गया मटर के पौधे, जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये आपके मेंडल है। तो ये बचा हुआ ऑप्शन सही है। थॉमस एडिसन को अंतःस्रावी तंत्र का फादर कहते हैं, इसको जनक बोला जाता है। बेसिक सा प्रश्न है, गलत हो सकता था। तीसरा सवाल, मास्टर ग्रंथि का संबंध किससे है? ये तो आसान है और ये आर्मी के पेपर में पहले ही पूछ लिया गया प्रश्न है। हालांकि ये सवाल इस रूप में नहीं आया। सवाल को पूछा गया पीयूष ग्रंथि कहां पाई जाती है। ये सवाल पूछा गया था पीयूष ग्रंथि कहां उपस्थित होती है, बस ये सवाल पूछा गया आर्मी के पेपर में। अभी आपके सामने मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होती है, इसका संबंध किससे है? तो पीयूष ग्रंथि से हो गया, बिल्कुल सही है। थायराइड, थाइमस, हाइपोथैलेमस, इनकी अभी अपनी आज ही की क्लास में चर्चा रहने वाली है, यही अपना टॉपिक। तो इस प्रश्न का जवाब रहेगा पीयूष ग्रंथि। बोलो, कोई दिक्कत है क्या? ये पहला प्रश्न अति इंपॉर्टेंट है। कल ही समाप्त हुई अपनी क्लास ने रोक की और उसमें से मैंने एक सवाल लिया और आपका सही आंसर आया है। अब आगे ले लें, अभी लिख रहे हैं ना। करें, आप नोट करें। जो भी समस्या है बता दें अभी तो। ले लें आगे, हो गया? यस। अंतःस्रावी तंत्र, ये अपना आज का टॉपिक। अंतःस्रावी तंत्र, आप हेडिंग लगाइए अपनी नोटबुक में, अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी तंत्र, ये हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमने जाना है कि इसका फादर कौन है, तो आपको पता था कि थॉमस एडिसन इसका फादर है। थॉमस एडिसन इसका क्या है? जनक है भाई, ये जनक है। हाँ, उसमें कुछ ज्यादा है नहीं। मधुमेह, डायबिटीज, संधिशोथ,
आर्थराइटिस जो होते हैं ये आपके असंक्रामक बीमारियां हैं। प्रश्न है वो संक्रामक से ही बनता है एग्जाम में, तो वो आप जरूर पढ़ लें। अंतःस्रावी तंत्र का फादर है आपके थॉमस एडिसन। अब किसको बोलते हैं अंतःस्रावी, किसको बोला जाता है? अंतःस्रावी तंत्र में अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़नी होती है हमें। अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या है? इसके दो रूप होंगे, एक बाह्य स्रावी ग्रंथियां और दूसरा है आपके इंटरनल अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो दो टाइप रहेंगे इसके, एक तो ये रहा, एक तो अंतःस्रावी ग्रंथियां हो गई, और दूसरा इसका जो टाइप रहेगा वो है आपके बाह्य स्रावी ग्रंथियां। बाह्य स्रावी ग्रंथियां, बस आपको याद क्या करना, आपको ये मालूम होना चाहिए कि अंतःस्रावी ग्रंथियां किसका स्त्राव करती है और बाह्य स्रावी ग्रंथियां किसका स्त्राव करती है। प्रश्न यहीं से बनता है। क्या आपको मालूम है अंतःस्रावी ग्रंथियां किस पदार्थ का स्त्राव करती है और बाह्य स्रावी ग्रंथियां कौन से पदार्थ का स्त्राव करती है? ये आपको पता होना चाहिए। याद रखना, बाह्य स्रावी ग्रंथियां है वो नलिका युक्त होती है। याद कर लेना भाई, नलिका युक्त, नलिका युक्त होती है। पहला ये प्रश्न बनता है, बाह्य स्रावी ग्रंथियां में नलियां पाई जाती है और अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है ये नलिका विहीन है। ये आती है, इंपॉर्टेंट भी है, नलिका विहीन है, नलिका विहीन होती है ये, इसमें नलियां नहीं है। अब इसका सीधा साख संबंध क्या हुआ? इसका सीधा साख संबंध ये हुआ कि ये नलिका युक्त है, इसका मतलब है ये एंजाइम का स्त्राव करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, एंजाइम का स्त्राव करती है, ये एंजाइम का स्त्राव करती है। कौन? बाह्य, एक्सटर्नल है वो। बाह्य स्रावी ग्रंथियां एंजाइम का स्त्राव करती है और अंतःस्रावी ग्रंथियां किसका स्त्राव करती है? तो याद रखना, ये हार्मोन का स्त्राव करती है, ये हार्मोन का स्त्राव करती है। अब हार्मोन क्या है, एंजाइम क्या है? एंजाइम वो होते हैं जो प्रोटीन के बनते हैं। एंजाइम किसके बनते हैं? प्रोटीन के बनते हैं। हार्मोन, अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन को रिलीज करती है और ये हार्मोन सीधा अपने ब्लड में घुल जाता है, सीधा ये ब्लड में ही चला जाता है। और यदि इसकी मात्रा बढ़ जाती है, शरीर में हार्मोन यदि मात्रा में बढ़ जाता है तो आपको शरीर में आकस्मिक परिवर्तन, आकस्मिक चेंज आपको देखने को मिलते हैं, अचानक परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे जैसे आपको लगेगा कि हाँ, जब किशोरावस्था आती है ना तो ये हार्मोन है वो ज्यादा चेंज होते हैं। 12 वर्ष की आयु से 18-19 साल की आयु के बीच में ये हार्मोन आपके सबसे ज्यादा परिवर्तित होते हैं। और इस अवस्था में आपको लगेगा कि आपका जो शारीरिक बनावट है उसमें परिवर्तन होता है अचानक। जैसे आवाज आपकी भारी होने लगती है कि नहीं? चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आ जाती है? स्त्रियों में भी ऐसा परिवर्तन होता है और पुरुषों में भी ऐसा परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इसका मतलब हार्मोन का कार्य बहुत सारा होता है अपने शरीर में, ये सीधे ब्लड में जाके घुल जाते हैं और वहां, क्योंकि ये नलिका विहीन है, नलिका विहीन है इसका मतलब ब्लड में जाएगा, और ये है आपके नलिका युक्त, ये एंजाइम का स्त्राव करता है। और यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्त्राव करती है, यहां तो अलग अलग है। ये एंजाइम बाह्य स्त्रावी ग्रंथियों के द्वारा होता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा आपके हार्मोन रिलीज होता है। तो पहले आपको याद होना चाहिए, सवाल यहां से बन सकता है। सवाल आपके लिए क्या बनेगा, आपको यह पता होना चाहिए कि बाह्य स्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी है। मैं लिख देता हूं, आपके सामने प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से बाह्य स्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो लीवर आपके बाह्य स्रावी ग्रंथि, लीवर ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और ये राजस्थान ग्रेड 3 से पहले एग्जाम जो लगता है रीट के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया है, और अभी 27-28 फरवरी को एग्जाम वापस लग रहा है ना रीट का। हाँ, तो ये प्रश्न पूछा गया, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत है।
यकृत किस प्रकार की ग्रंथि है? तो ये बाह्य स्त्रावी ग्रंथि है, एक्सटर्नल ग्लैंड है ये। इंटरनल ग्लैंड कौन कौन सी है? अंतःस्त्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी है? ये आपको आना चाहिए, ये अपना टॉपिक भी है और इंपॉर्टेंट भी है, यहां से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। अंतःस्त्रावी ग्रंथियों में सबसे पहला प्रकार आपके पीयूष का। पीयूष अति इंपॉर्टेंट ग्रंथि है ना, पीयूष ग्रंथि। डिफरेंस सीधा एग्जाम में पूछने लायक प्रश्न होता है, एग्जाम में बनेगा प्रश्न, पूछा जाएगा अंतःस्त्रावी ग्रंथि कौन सी नहीं है, तो जो नहीं है इसका मतलब बाह्यस्त्रावी ग्रंथियां, लीवर है। श्वेत ग्रंथि होती है, श्वेत, श्वेत ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, सीधा श्वेत ग्रंथि, क्या? श्वेत ग्रंथि। ये भी आपके बाह्यस्त्रावी ग्रंथि है। लेक्रामाइल ग्लैंड भी होती है, लेक्रामाइल ग्रंथि, लेक्रामाइल ग्रंथि, ये लीजिएगा। ये भी किस प्रकार की ग्रंथि है? तो ये आपके बाह्यस्त्रावी ग्रंथि। श्वेत ग्रंथि तो आपको पता होना चाहिए, ये पसीने का स्त्राव करती है। शरीर से पसीना जो बाहर निकलता है वो इसी ग्रंथि के द्वारा निकलता है। लेक्रामाइल ग्रंथि ये अश्रु ग्रंथि कहलाती है, आंख में से जो आंसू निकलते हैं वो लेक्रामाइल ग्लैंड है। पीयूष ग्रंथि हो गई हाइपोथैलेमस, याद करना, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है ये भी आपके अंतःस्त्रावी ग्रंथि है। तो हाइपोथैलेमस हो गया, पीयूष हो गया, इसके अलावा बहुत सारी है, मैं नोट कर देता हूं। थायराइड होगी, थायराइड ग्रंथि, ये भी आपके इंटरनल ग्लैंड है, आंतरिक ग्रंथि है, ये अंतःस्त्रावी ग्रंथि है। थायराइड, थायराइड के अलावा थायरोक्सी आपके थाइमस ग्रंथि हो गई, थाइमस। पीनियल ग्रंथि होती है, पीनियल, यहां से ग्रेड फर्स्ट की भर्ती में पेपर प्रश्न बनाया गया पीनियल ग्रंथि से, बहुत आसान सा प्रश्न। तो थाइमस, पीनियल, थायराइड, हाइपोथैलेमस, पीयूष, और कौन सी बच गई? सबसे ऊपर हाइपोथैलेमस होता है, फिर मस्तिष्क में ही है ये, हाइपोथैलेमस के बाद में पीयूष ग्रंथि आता है। इसके नीचे हम चलें तो गले में आपके थायराइड ग्रंथि होती है और वक्ष भाग में थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। ओके, पीनियल भी आपके ये मस्तिष्क में ही होती है, पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में उपस्थित होती है। तो ये इंपॉर्टेंट ग्रंथि है। एक आपके सामने आएगा, कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो मिश्रित ग्रंथि है? तीसरा टाइप मैं ऊपर ही ले लेता हूं, यहां आपके सामने सवाल आ सकता है। एक तो अंतःस्त्रावी ग्रंथि हो गई, ये बाह्यस्त्रावी ग्रंथि, और एक आपके सामने पूछा जा सकता है मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? मिश्रित ग्रंथि। अब मिश्रित ग्रंथि का मतलब समझते हो आप? ऐसी ग्रंथि जिसमें बाह्यस्त्रावी और अंतःस्त्रावी दोनों के लक्षण उपस्थित हो, यानी इसका जो कार्य है, इसका भी जो कार्य है, वो दोनों काम ये ग्रंथि कर सकती है। इसको बोलेंगे हम मिक्सर ग्लैंड। ये मिश्रित ग्रंथि है। क्या? नलिका युक्त है ये, नलिका युक्त, हाँ। ओके, मिश्रित ग्रंथि जिसमें अंतःस्त्रावी और बाह्यस्त्रावी दोनों के कैरेक्टर होते हैं, दोनों के गुण उपस्थित होते हैं, दोनों के लक्षण विद्यमान होते हैं, यानी दोनों का काम जो करती है वो मिश्रित ग्रंथि रहेगी। और इसका जो टाइप है वो आपके अग्नाशय है। क्या? अग्नाशय, अग्नाशय ग्रंथि, ये लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो गया। अग्नाशय ग्रंथि ये आपके मिश्रित ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि। और यहीं से एग्जाम में प्रश्न बन के आएगा, यहां से सवाल पूछ लिया गया है पीछे वाले पेपर में। कौन से प्रश्न बनेंगे इसके लिए मैं एक आपको इंडेक्स बना देता हूं, सीधा एग्जाम में वहां से प्रश्न, स्पेशली आर्मी और एसएससी जीडी में तो यहां से बन ही जाएगा यदि इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है। तो एक सामने आपके एक मैं चार्ट रख देता हूं, आप उसको नोट कर लें। पहले इसको लिखिए, लिख लिया होगा। गया? ले लें क्या आगे? ये लो, गया, ले लूं? यस।
अंतःस्रावी ग्रंथियां। एक चार्ट आप बना सकते हैं यहां से डायरेक्ट, जहां से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इंडेक्स बना सकते हैं। अच्छा, एक तरफ आप लिख लेना ग्रंथियां, क्या ग्रंथियां, बस इसको याद कर लेना। और दूसरी तरफ आप लिखना हार्मोन, यानी किस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है। अब ग्रंथि का मतलब ये हार्मोन स्त्रावित करना, तो कौन सा हार्मोन रिलीज होता है और ग्रंथि कहां उपस्थित होती है, बस ये प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, आप याद करके रखना। पहला इसका टाइप है वो हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस। यदि आपसे सवाल किया जाए कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहां उपस्थित है, तो फिर आपका आंसर क्या होगा? यस। और मस्तिष्क के किस भाग में होती है? अग्र मस्तिष्क में। हाइपोथैलेमस में से यदि प्रश्न पूछा जाए और पूछा जाए कि ये कहां उपस्थित है, तो ये मस्तिष्क वाले भाग में उपस्थित है, अग्र मस्तिष्क में। मस्तिष्क के भी 3 भाग होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च मस्तिष्क है भाई। ये मस्तिष्क में उपस्थित है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। और सवाल आपके सामने आएगा वो रहेगा हार्मोन का। तो हार्मोन कौन से रिलीज होते हैं? तो यहां से 2 प्रकार के हार्मोन स्त्रावित होते हैं। एक तो रहेगा आपके निरोधी हार्मोन और दूसरा क्या है? मोचक। निरोधी हार्मोन, निरोधी हार्मोन, और दूसरा क्या रहेगा? मोचक हार्मोन। निरोधी और मोचक हार्मोन, बस इतना भी यदि आप याद कर लेते हैं तो भी आपका काम आसानी से यहां से बन जाएगा। हाइपोथैलेमस ग्रंथि निरोधी और मोचक 2 प्रकार के हार्मोन को स्त्रावित करती है। दूसरा टाइप क्या रहेगा? दूसरा इसका टाइप है वो है पीयूष ग्रंथि। ये तो सबको आता है, पीयूष ग्रंथि, ये तो सबको आता है ना। हाँ, अरे गले में नहीं होती पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि गले में नहीं है, ये भी मस्तिष्क में है। ये भी कहां होती है? मस्तिष्क में होती है। सेला टर्सिका नाम की गुहा में ये उपस्थित होती है। इसका आकार देखने में आपको मटर के दाने के समान दिखाई देता है। इसका आकार कैसा दिखता है? मटर के दाने के समान दिखाई देता है। मटर के दाने के समान, मैं नीचे लिख देता हूं, मटर के दाने समान, मटर के दाने समान ये दिखाई देती है। और यदि आपसे पूछा जाए कि इसका नाम क्या है अलग, तो इसको याद करना, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मास्टर ग्रंथि। और हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि आपको दिख रही है ना, इसको भी याद करना है, इसको हेडमास्टर ग्रंथि कहते हैं। यस, आया क्या एग्जाम में? अभी टेस्ट में आया था ना प्रश्न, पीयूष ग्रंथि वाला पूछा था क्या? हेडमास्टर ग्रंथि कहते हैं इसको। इसका एक और नाम है वो सुप्रीम कमांडर हो गया, सर्वोच्च कमांडर, सुप्रीम कमांडर। सुप्रीम कमांडर आप इसको बोल सकते हैं, इसको आप सर्वोच्च कमांडर कह सकते हैं। ये सबसे ऊपर है ना, सबसे ऊपर है, ये सबका ध्यान रखती है। ये लगभग पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित होने वाले जो हार्मोन है इस पर कंट्रोल करती है, इसीलिए इसको हेडमास्टर बोलते हैं। हेडमास्टर का काम ही तो ऐसा ही होता है, स्कूल पे कंट्रोल करना पूरी पे। तो वैसे ही ये हाइपोथैलेमस है, ये जो पीयूष ग्रंथि है, इससे जो हार्मोन रिलीज होते हैं उन पर ये कंट्रोल करती है। मटर के दाने के समान इसका आकार आपको नजर आएगा। ये प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि पीयूष ग्रंथि का आकार कैसा होता है, तो इसका आकार है वो मटर के दाने जैसा होगा। ठीक है। हार्मोन ये सबको आता है शायद, वृद्धि हार्मोन, वृद्धि हार्मोन ये मुख्य हार्मोन है। इसके अलावा बहुत सारे हार्मोन यहां से रिलीज होते हैं। FSH है, TSH, ICTH है, LH, LTH, बहुत सारे हार्मोन यहां से रिलीज होते हैं। लेकिन आपको इतना जाने की आवश्यकता है नहीं, आप याद कर लें GH हार्मोन। GH का मतलब हो गया ग्रोथ हार्मोन, यानी इसको बोलेंगे वृद्धि हार्मोन। अब आपके सामने एक प्रश्न आता है, यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश से उस बोना है, तो उसका संबंध किस हार्मोन से है? वृद्धि हार्मोन हो गया।
क्योंकि वृद्धि हार्मोन जो होता है यदि वो सही मात्रा में रिलीज होता है, अच्छी मात्रा में रिलीज होता है, तो उसकी हाइट है वो बराबर होती है। और यदि इस हार्मोन का इफेक्ट होता है, यानी ये हार्मोन कम मात्रा में स्रावित होता है, तो फिर व्यक्ति है वो बौना रह जाता है, ड्वार्फ हो जाता है, वो छोटा रह जाता है ना। तो बौनेपन का कारण ये रहेगा आपके वृद्धि हार्मोन। किस ग्रंथि से संबंधित है? पीयूष ग्रंथि से। चलो आगे लेते हैं तीसरा टाइप। इसके अलावा आप नीचे की ओर चलेंगे तो थायराइड, अच्छा पीनियल बच गया क्या? पीनियल लिख लो पहले, पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि, अच्छा पीनियल ग्रंथि के कुछ नाम रहेंगे जो आपको याद रखने हैं। पीनियल ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है? इसको बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं, जैविक घड़ी कहा जाता है। जैविक घड़ी यानी बायोलॉजिकल क्लॉक इसको बोलते हैं। मस्तिष्क का रेत इसको बोला जाता है, क्योंकि इसका आकार है वो भूरा है, इसका रंग जो होता है वो भूरे रंग का होता है, तो दिखाई देने में ये, हाँ जैसे मस्तिष्क का रेत, रेत का तीतर आपने देखा होगा, बटबड़ देखा है क्या? बटबड़ रेत का तीतर, वो रेत के समान दिखता है, पास से कोई व्यक्ति गुजरा है उसको नजर नहीं आता, रेत का तीतर उसी के समान ही दिखती है ना। हाँ, जैविक घड़ी कहते हैं इसको। मानव त्रिनेत्र, तीसरी आंख भी हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? तीसरी आंख। लेकिन इसका जो मुख्य नाम रहेगा वो बायोलॉजिकल क्लॉक है, जैविक घड़ी इसको कहा जाता है। अच्छा, इस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? किसको मालूम है? यह सही आंसर आ रहा है, मिलेटोनिन। क्या? मिलेटोनिन। हार्मोन याद करके रखना, ग्रंथि याद करके रखना, और ग्रंथि कहां उपस्थित है, बस ये 3 टाइप के प्रश्न यहां से बनेंगे जो आपकी एग्जाम के लिए काफी है। मिलेटोनिन, मिलेटोनिन, एक आता है मिलेनिन। यदि ऑप्शन में मिलेनिन दिख जाए फिर फर्क इतना है, यहां टो शब्द जुड़ा है, यहां टो नहीं जुड़ा। एक में लिखा गया मिलेटोनिन, दूसरे में मिलेनिन। अब मिलेटोनिन तो आपको पता है कि यह हार्मोन है, पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है, लेकिन ये मिलेनिन क्या है? बताना जरा, मिलेनिन क्या होता है? क्या ये भी हार्मोन है? फिर क्या है? मिलेनिन क्या होता है? मिलेनिन एक पिगमेंट है, ये एक वर्णक है। ये पिगमेंट है, ये ना वर्णक है, और इसका काम क्या है? मनुष्य की त्वचा के रंग को निर्धारित करना। याद रखना, ये वर्णक है, ये हार्मोन है, मनुष्य की त्वचा का रंग निर्धारित करती है। मनुष्य की त्वचा का रंग, त्वचा का रंग, ये रंग निर्धारित करती है ह्यूमन बॉडी का। कोई व्यक्ति काला है, क्यों है? कोई व्यक्ति गोरा है, सफेद है, वो क्यों है? यदि मिलेनिन वर्णक अधिक मात्रा में स्रावित होता है तो वो व्यक्ति कैसा दिखाई देगा? यस। और यदि मिलेनिन वर्णक कम मात्रा में स्रावित होता है तो उस व्यक्ति का जो रंग है, त्वचा का रंग, वो कैसा नजर आएगा? यस, ओके, समझ गए ना? तो ये मिलेनिन वर्णक है। जैविक घड़ी इसको बोलेंगे। पीनियल ग्रंथि, ये भी कहां उपस्थित है? ये भी मस्तिष्क में पाई जाती है, इसको याद करना, मस्तिष्क में उपस्थित है ना, मस्तिष्क में ये पाई जाती है। तीसरा, चौथा टाइप लिखिएगा, चौथा लिखना थायराइड ग्रंथि। थायराइड, थायराइड ग्रंथि, बस इतना पढ़ लेना आप। बाकी विविध के रूप में मैं बाकी सारे यहां से आपको करवा दूंगा। तो थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि याद रखना, ये गले में उपस्थित होती है, गले में। हाँ, श्वास नली के दोनों ओर ये उपस्थित है ना, गले में पाई जाती है। कई बार होता है ना, थायराइड टेस्ट करवाया जाता है गले में, यदि हाँ मिस्टेक है तो थायराइड की जांच भी करवाते हैं। गले में ये उपस्थित होती है। हार्मोन यदि आपसे पूछा जाता है कि इस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, तो फिर क्या होगा? जैसा कि नाम है वैसा ही हार्मोन है, थायराइड से निकलेगा थायरोक्सिन। थायराइड से क्या निकलेगा? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन यहां से निकलता है। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन। यदि इस हार्मोन की कमी हो जाए, थायरोक्सिन यदि हार्मोन ह्यूमन बॉडी में कम हो, तो इससे आपको पता है कि गलगंड रोग होता है।
गॉइटर, घेंघा, गलगंड, गले में सूजन, ये रोग इसी के कारण होते हैं, इसकी कमी के कारण। आगे ले लें, या एक ग्रंथि तो और हो जाएगी, यहां पे दिख रहा है ना। नंबर 5, थायराइड के बाद में आप लिखना थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि, बताओ फिर थाइमस ग्रंथि कहां उपस्थित है? कहां उपस्थित है ये थाइमस? कहां पाई जाती है? थायराइड के ठीक नीचे है ना, वक्ष भाग में। कहां होती है ये? वक्ष भाग में होती है, जिसको हम छाती कहते हैं, वक्ष भाग। हाँ, जहां परशु का पिंजर बनता है, पसलियों का पिंजरा। कितनी मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है? पसलियां पूछा है, 12 जोड़ी। यहाँ अस्थि पंजर होता है ना, एक ढांचा अस्थियों का, उसके अंदर आपके फेफड़े रहते हैं। हर्ट है इनके दोनों के बीच में रहता है, फेफड़ों, दोनों के फेफड़ों के बीच में हर्ट होता है। ये वक्ष भाग होता है, छाती वाला। इसी भाग में ये थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। हो गया? थाइमस ग्रंथि कहाँ है? वक्ष भाग में पाई जाती है। और यदि प्रश्न पूछा जाए कि मानव शरीर में कुल मांसपेशियां कितनी है, फिर मांसपेशियां कितनी होती है? अरे 206 तो हड्डियां होती है। यदि आपसे पूछा जाता है कि पसलियां है कितनी, तो 12 जोड़ी, इसका मतलब 24 हो गई। यदि आपसे सवाल किया जाता है कि मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है मानव शरीर में, मेरु तंत्रिकाएं, तब होगा 31 जोड़ी। क्या होगा? 31 जोड़ी। और पूछा जाए कुल हड्डियां कितनी है, तो फिर आपका आंसर होगा 206। सवाल किया जाए कि नवजात शिशु में हड्डियां कितनी होती है, तो नवजात शिशु में हड्डियां हैं वो 270 या 300 के आसपास भी आता है आंसर। ठीक है? यदि सवाल आपसे पूछा जाए कि कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी है, अरे फिर गलत हो गया, 12 जोड़ी पसलियां होती है। मैंने पूछा मांसपेशियां, मसल्स कितनी है, तो 639, 639 की संख्या में मनुष्य में मांसपेशियां पाई जाती है। कितनी? 639। अब सवाल आपके सामने, थाइमस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो थाइमोसिन। कौन सा? थाइमोसिन। थाइमोसिन हार्मोन यहां से निकलता है। इतना क्लियर हो गया? अंतःस्रावी ग्रंथियां जो आपको याद करनी है, मुख्य रूप से यहां से जो प्रश्न बनेंगे वो होगा ग्रंथि कहां उपस्थित है, और दूसरा प्रश्न यहां से बनेगा इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, और अधिक से अधिक प्रश्न पूछा जाएगा इसका कार्य क्या होता है। ले लें आगे। थाइमस ग्रंथि हो गया, इसके अलावा लिखिएगा पैराथायराइड। क्या होगा? पैराथायराइड। नेक्स्ट नंबर 6, पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ये कहां उपस्थित है भाई? कहां उपस्थित है? नाम से पता चल रहा है ना। इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? पैराथार्मोन। पैराथार्मोन। और कौन सी बच गई? हो गया? नहीं हुआ क्या? अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि ये किस प्रकार की ग्रंथि है? ये मिश्रित ग्रंथि है। ये मिश्रित ग्रंथि है, और इस ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम रहेगा आपकी इंसुलिन। और इसी हार्मोन के कारण, इस हार्मोन की कमी से आपके डायबिटीज रोग होता है, शुगर रोग होता है। हैं? ये थायराइड के दोनों ओर है ना। पैराथायराइड ये संख्या में 4 होती है। हाँ ठीक है, संख्या में ये 4, अंग्रेजी के एच आकार के समान आपको नजर आएगी। ये अंग्रेजी के एच आकार के समान ऐसे दिखती है, संख्या में 4 है। ओके हो गया। अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन। अगला लिखना टेस्टिस ग्लैंड, वृषण ग्रंथि। वृषण ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? और एक लिखना आप अंडाशय ग्रंथि। कौन सा? अंडाशय ग्रंथि। सारी ग्रंथियां और इनसे स्त्रावित होने वाले हार्मोन आपके सामने। वृषण ग्रंथि
ये नर में एक जोड़ी के रूप में उपस्थित होते हैं अधिवर्षण के अंदर। इसके बाहर अधिवर्षण होता है जो आपके जो शुक्राणु होते हैं उसका परिपक्वन करते हैं। ये वृषण ग्रंथि कहाँ उपस्थित है? ये नर जनन तंत्र का भाग है वृषण ग्रंथि, और इससे जो हार्मोन निकलता है वो कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन। कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। ऐसा है क्या? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये नर हार्मोन कहलाएगा। बिल्कुल सही आंसर आया है विकास का, नर हार्मोन। यस, बिल्कुल करेक्ट था। नर हार्मोन आपके टेस्टोस्टेरोन को बोला जाता है। याद करके रखना, ये कभी भी आपके सामने प्रश्न आ सकता है, ये अति इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में बन सकता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, इसी को हम नर हार्मोन कहते हैं। इसको पुरुषत्व हार्मोन भी बोला जाता है। आप क्वेश्चन को किसी रूप में पूछे, आपका आंसर सही होना चाहिए। अंडाशय ग्रंथि से दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। एक होगा एस्ट्रोजन, एंड्रोजन नहीं है भैया, एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन, और दूसरा होगा प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन, और इन दोनों को बोला जाता है मादा हार्मोन। क्या बोलते हैं? मादा हार्मोन। ये लो, हो जाएगा क्या याद? हार्मोन आपको याद करके रखने, प्रश्न यहां से बन जाएगा अंतःस्रावी तंत्र से। बस इतना पढ़ लोगे तो भी काफी है। अब कुछ एक जो प्रश्न बनेंगे वो मैं आपको नोट करवा देता हूं। 3 से लेकर 4 प्रश्न है, वो आप नोट कर लें। सवाल यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? बताओ फटाफट। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? क्या आंसर होगा भाई? कौन सी है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड। यस, बिल्कुल सही आंसर आया है, कईयों का गलत आया है। थायराइड ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, करना इसको याद। थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है। यदि सवाल पूछा जाए कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, सबसे छोटी ग्रंथि का नाम क्या है? फिर आंसर क्या रहेगा? कौन सी ग्रंथि सबसे छोटे आकार की सबसे छोटी ग्रंथि है? फिर आंसर क्या रहेगा? पीयूष। बिल्कुल सही आंसर आया, पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि। ये प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। पीयूष ग्रंथि। यदि आपसे सवाल किया जाए सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? बताओ फटाफट, आंसर करो। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि का नाम क्या रहेगा? तो अग्नाशय, पैनक्रियाज, ये अग्नाशय ग्रंथि। ठीक, आमाशय के ऊपर आपने देखा था कि ये पाई जाती है। अग्नाशय ग्रंथि कहाँ है? आमाशय के ऊपर नहीं, देखो ये रही। हाँ यस, अब सही आंसर आया। ये आपका स्टोमच आमाशय होता है, ये लीवर है, और ये पित्ताशय है, और इसके ठीक नीचे क्या होती है? ये आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पे अग्नाशय ग्रंथि है। यही तो है। फिर यहां से आपके छोटी आंत और बड़ी आंत ये उपस्थित होते हैं। ये इस प्रकार से आपसे डायग्राम देखा होगा, होता है कि नहीं होता? ऐसा, ये लो, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये अग्नाशय है, अग्नाशय। पेनक्रियाज इसी को बोलते हैं। आमाशय के ठीक नीचे आपको दिखाई दे रहा है, पेड़ की पत्ती के नुमान स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, इसको बोला जाता है अग्नाशय। ये आपका आमाशय, आमाशय में HCl अम्ल होता है, स्टोमच जिसको हम पेट कहते हैं। ये आपका लीवर है, सबसे बड़ी ग्रंथि यही है लीवर। और इसके अलावा ये मस्तिष्क वाला हिस्सा है, यहाँ पीयूष, पीनियल और हाइपोथैलेमस, 3 ग्रंथियां पाई जाती है। और इनके अलावा ये थायराइड जो ग्रंथि है, ये आपके ये गले में होती है। थायराइड के बाद में आया थाइमस, थाइमस ये पक्ष भाग में होती है, वक्ष भाग में। और एक आपने पूछा था पैराथायराइड, ये श्वास नली के दोनों ओर, अंग्रेजी के H आकार की थाइमस के आसपास ये पाई जाती है। तो ये ग्रंथियों का टाइप है। इसके अलावा नीचे की तरफ जो होते हैं
वहां दो ग्रंथियां उपस्थित है, एक नर जनन तंत्र का भाग है जिसको हम टेस्टिस ग्लैंड बोलते हैं, वृषण ग्रंथि, और दूसरा मादा जनन ग्रंथि है, इसको बोलते हैं हम अंडाशय ग्रंथि। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी रहेगी? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि यदि आपसे पूछा जाए तो थायराइड है। सबसे छोटी ग्रंथि यदि पूछा जाता है तो फिर पीयूष है। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि पूछा जाए तो अग्नाशय है। और यदि एक यहां से एक और सवाल पूछा जा सकता है, वो रहेगा सबसे बड़ी बाह्य स्त्रावी ग्रंथि कौन सी है? बाह्य स्त्रावी। तब आपका आंसर क्या होगा? लीवर, यकृत। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी बाह्य स्त्रावी ग्रंथि होती है। क्या नाम है इसका? लीवर। त्रिकोणाकार, ये रहा, देखो ये रहा, ये लीवर है, दिख रहा है ना, ये लीवर होता है आपके। एक सवाल लेंगे, इस सवाल का आपको आंसर करना है, फिर क्लास को करते हैं समाप्त। एक सवाल लेता हूं मैं, देखते हैं किसके समझ में आया या नहीं आया। सबसे पहले किसका आंसर आता है अभी चेक कर लेते हैं। नोट कर लिया क्या आपने? क्वेश्चन लिखता हूं सीधा, ऑप्शन में नहीं दूंगा, सीधा आपको आंसर करना है। कौन सी ग्रंथि एंजाइम तथा हार्मोन दोनों का स्त्राव करती है? सीधा इस प्रश्न का आंसर आपको करना है, फटाफट आंसर करें। क्लास में यदि आप बैठे हैं, ढंग से सुना है, तो इस प्रश्न का आंसर तो आ जाना चाहिए था। कौन सी ग्रंथि एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्त्राव करती है? समझे क्या? हाँ, एंजाइम का स्त्राव करने वाला बाह्य स्त्रावी ग्रंथि होती है ना, ये बाह्य स्त्रावी ग्रंथि होती है, वो आपके एंजाइम का स्त्राव करती है। और हार्मोन का स्त्राव कौन करता है? अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि है वो आपके हार्मोन का स्त्राव करती है। यहां पूछा गया दोनों का है भाई, दोनों, यानी एंजाइम और प्लस हार्मोन। एंजाइम प्लस हार्मोन, इन दोनों का मतलब हुआ मिश्रित। कौन सा? मिश्रित ग्रंथि। और मिश्रित ग्रंथि का प्रकार क्या था? वो था आपकी अग्नाशय। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होना चाहिए था? अग्नाशय। तो ये थी आज की हमारी क्लास। मिलेंगे आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।